गठबंधन की राजनीति की गति बड़ी विचित्र है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की यात्रा पहुंच चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने सशर्त प्रस्ताव भेजा है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाएगी वो उस यात्रा में शिरकत नहीं करेंगे। ये बात कई दिनों से चल रही थी कि बातचीत कैसे होगी, क्या होगा, कुछ डिसाइड हो, तो अब उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि उस यात्रा में भी तब शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग हो जाएगी। खड़गे जी ने एक औपचारिक बयान दिया है कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होता दिख नहीं रहा है और कांग्रेस बहुत रिलेक्टेंट भाव से अपनी गैर राजनीतिक यात्रा को जारी रखे हुए है। चुनाव की तैयारी के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरी ओर एनडीए अलायंस और भारतीय जनता पार्टी गरज रही है। 400 पार का नारा उसने दिया है। 370 अकेले बीजेपी जीतेगी, ऐसा उनका दावा है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को बिल्कुल मुस्तैद कर दिया गया है। उनको टास्क दे दिया गया है कि कैसे आपको एक एक लोगों तक पहुंचना है और ये इंश्योर करना है कि वो सरकार की नीतियों को समझें और विजयी बनाएं। दूसरी तरफ पहले इंडिया अलायंस में गठबंधन टूटा, गठबंधन के रचनाकार टूट गए, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के खेमे एनडीए में। फिर उसके बाद आरएलडी के जयंत चौधरी चले गए उधर। फिर पार्टी के अंदर शुरू हुआ फूट। कांग्रेस में आप देखिए अशोक चौहान चले गए, उनको एक राज्यसभा का भी मिल गया है। अब ऐसी चर्चाएं हैं कि कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ भी जा सकते हैं। इस पे अभी अटकलें चल रही हैं। पिछले कई बार से जब भी इस तरह की अटकलें आई, नेताएं मना करते रहे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हो जाता है। इसलिए इस बार बड़ा पत्रकारों के सामने भी दुविधा है कि इसको सच माने या सिर्फ अटकल माने। ये भी एक बड़ा संकट का समय है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी मौर्य जी चले गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं। बाकी अखिलेश जी का ज्ञान उनको मुबारक। सलीम शेरवानी छोड़ गए हैं कि जो पीडीए का नारा दे रही है समाजवादी पार्टी, उसने अभी 3 राज्यसभा की सीटों में पीडीए का ख्याल नहीं रखा। 2 कायस्थ चुन लिए और एक पिछड़े वर्ग से। तो ये किस तरीके से चुनौती के लिए तैयार हो रहा है गठबंधन, या उसने जो है आत्मसमर्पण की मुद्रा में आ गया है। और सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस की होनी चाहिए, जिसके अंदर अपनी पार्टी के अंदर नेताओं के अंदर बहुत ज़्यादा रोष, नाराज़गी है, या वो जाने की बातें कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बनता है कि क्या अनचैलेंज्ड है 24 का इलेक्शन? कोई सामने से चुनौती आती हुई नहीं दिख रही। और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर 400 पार का नारा देख रही, इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए। इसी सब पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ हैं। साथ ही 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी और राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार पंकज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सर। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषकों के साथ इस चर्चा थोड़ी शुरू करूँ, उसके बाद फिर आगे राजनीतिक दलों के रिएक्शन लेता हूँ। पंकज जी, इंडिया अलायंस और कांग्रेस जिस गति में इस समय चल रहे हैं, उस पर मैं सवाल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मैं आपसे क्या पूछूं। आप ही बताइए सर, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। चलाने की कोशिश कर रहा है मीडिया, चलाने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष। इंडिया समूह के राजनीतिक दल अपने काम में लगे हैं, ठीक से अपने काम में लगे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 सीटों को पार करेगा। अब मैं जब से उन्होंने ऐलान किया है तब से भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से लोगों से पूछ चुका हूं, पत्रकारों से बहुत से पूछ चुका हूं कि भाई एक बात बताइए कि ये जो 303 सीटें जीती थी पिछली बार, अभी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में है 290 सीटें। तो 290 सीटों को 370 में तब्दील करना है तो 80 अतिरिक्त सीटें चाहिए। और अगर 303 को भी 370 में तब्दील करना है तो भी कम से कम 67 सीटें चाहिए।
तो ये 67 सीटें या ये 80 सीटें किन राज्यों से आ रही हैं? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए कि 7 राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी। गुजरात की सारी, हरियाणा की सारी, हिमाचल प्रदेश की सब, दिल्ली की 7, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2, त्रिपुरा की 2, चंडीगढ़ और दमन दीव की 1-1 सीट भाजपा को मिली। तो अब इन 58 सीटों में तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं कि सीटें बढ़ जाएं। इसके अलावा 5 और ऐसे प्रदेश हैं जहां तकरीबन सारी सीटें, सारी आप दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो 14 राज्य हैं कुल, जिनमें 165 सीटें हैं और उसमें से 155 सीटें 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इन 14 राज्यों में सिर्फ 10 सीटों की बढ़त की गुंजाइश है। तो ये पंकज जी, कहां से? इनकी सीटें कहाँ आएंगी अभी मैं गोपाल जी से पूछूंगा, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसमें 64 से 80 ले जाने की गुंजाइश बनती है ना? आप बताइए। सब आत्मसमर्पण करे बैठे हुए। अखिलेश जी संदेशा भेज रहे हैं कि रैली में तो हम तब आएंगे, यात्रा में तब शामिल होंगे जब आप सीट शेयरिंग का पहले फार्मूला सेट करो। आप उस पर बताइए ना कि क्या चल क्या रहा है कांग्रेस में। वो अपने कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कल्की धाम के संस्थापक प्रमोद कृष्णम जी को सुन रहा था। वो तो धुआंधार मतलब बैटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको नाप दिया उन्होंने। तो जब उसके अंदर ही ये सब चल रहा है तो आप मुझे वो बताओ ना पहले वहां क्या चल रहा है। मैं फखरुल हसन साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को अपनी जो आंतरिक कार्य संचालन शैली है उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इंडिया समूह के राजनीतिक दलों में जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की बहुत जल्दी और बहुत गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, इंडिया समूह का भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ये कांग्रेस को करना चाहिए। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की जो बातें हैं उन बातों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की और पुरजोर तरीके से ध्यान देकर उनका कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन इसके क्या निकाल रहे हैं? निकालते हुए दिख रहे हैं आप तो सर, समझते हैं कांग्रेस को मुझसे ज्यादा। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि वो कुछ कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूं ना कि करना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। लेकिन इसके साथ इस तथ्य की अनदेखी मत करिए कि जिस तरह सत्तारूढ़ धड़ा जिस तरह से एक माहौल बना रहा है जो बिल्कुल ही जिसका कोई सिर्फ कपोल कल्पना है कि 370 सीटें आ जाएंगी, 400 सीटें आ जाएंगी। तो राजनीति में, एक लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल इस तरह का माहौल बनाने का बेजा प्रयास करे, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये प्रवृत्ति भी उचित नहीं है। पंकज जी, ये सवाल तो मैं अभी पूछूंगा ना, अग्रवाल जी को बुलाए हमने इसलिए है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैंने भी बताया कि यूपी के टेस्ट केस ले लीजिए। अगर 66 भी मान के चलिए, 14 सीट तो वहीं बढ़ने की गुंजाइश है। और क्यों नहीं बढ़ सकती वहां पे? आप ये कह सकते हैं, ये भी एक कपोल कल्पना मीडिया कर सकता है कि 80/80 कैसे हो सकती है। लेकिन जो धरातल पे स्थिति दिख रही है मुझे, उससे मैं ये कल्पना क्यों नहीं कर सकता हूं वहां पे? बंगाल में मैं क्यों नहीं कल्पना कर सकता हूं कि वहां बढ़ सकती है, अगर कल्पना ही करना है तो। लेकिन जो सच दिख रहा है, जो फैक्ट दिख रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए उत्तर चुनाव के कितने दिन, मैं ख्याल में 10-12 दिन में तो अनाउंसमेंट आ जाएगा और 40-45-50 दिन में मतदान शुरू हो जाएगा। सीट का बंटवारा कहीं हो नहीं रहा है। अब आप मुझसे तर्क करेंगे कि भाजपा क्यों नहीं कर रही, उधर इंडियन क्यों नहीं पूछ रहे? सर, उनके विवाद नहीं, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। जिस दिन विवाद होगा वो वहाँ भी शो करेंगे हम। आप तो कमलनाथ जी के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, उनकी अटकलें भी चल रही हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अटकलें तो बहुत तेज़ हैं। पंकज जी, नहीं, आप ये निश्चित जानिए कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। अब अटकलें तो मीडिया लगवाता रहता है। अब इस चुनाव का मौसम है तो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको संदेह के घेरे में लाए, इंडिया समूह को कमजोर करने के लिए विपक्ष के बाकी नेताओं को संदेह के घेरे में लाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर देखिए, वो 45 साल से कांग्रेस पार्टी में इतने जिम्मेदार पदों पर रहे हैं। कौन सा ऐसा पद है या कौन सा ऐसा पावर का
का वो है जिसको जिसको जो उनके पास नहीं रहा, वो क्यों जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, जहां नरेंद्र भाई मोदी के अलावा किसी और की कोई आवाज ही नहीं है। सारे मंत्रियों का हाल देखिए आप क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाल ना क्या है। बाबा एक ऐसे सिद्दीकी, राजनीतिक दल में कोई क्यों जाना बाबा चाहेगा? सिद्दीकी सर 40 साल बाद वो चले गए छोड़ के, और उन्होंने तो मतलब अपने पुत्र के लिए किया, तो कमलनाथ जी भी अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। अपने पुत्र का भविष्य देखेंगे ना हम, कि नहीं? नहीं, मुझे नकुल जी की निष्ठा है क्या कांग्रेस में? मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी की वैचारिक प्रतिबद्धता इतनी कमजोर है, उसकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर जाने का फैसला कोई भी समझदार नेता कर ही नहीं सकता। अरे सर, अब जो चले गए उनको आप कह रहे हैं वो नासमझ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जिनके पिताजी कांग्रेस में थे, वो स्वयं कांग्रेस में थे, चले गए ना छोड़ के। आरपीएन सिंह चले गए ना छोड़ के सर। कितने तो जा रहे, लाइन लगी पड़ी है। उसके पीछे के कारण भी आप जानते हैं। नहीं, बाकी सब अरे जितने लोग गए सबके खिलाफ आप कह दो कि ईडी लगी थी इसलिए चले गए। बाबा सिद्दीकी के पीछे कौन सी ईडी लगी थी, या ज्योतिरादित्य के पीछे कौन सी ईडी लगी थी? ये भी थोड़ा सा स्वीपिंग रिमार्क्स है। नहीं, अब इसके कारणों के विस्तार में जाएंगे, बहुत सी कथाएं हैं जो आपको भी पता होंगी। जैसे जी पंकज जी, आता हूँ दोबारा आपके पास, एक राय इनसे ले लूँ मैं, अब अरियर साहब से। देखिए, अब हम ये मानते हैं कि मीडिया, हम लोग ना अटकलबाजी बहुत करते हैं, और हमने जितनी अब तक अटकलबाजी पिछले 1-2 महीने में की वो सब सत्य साबित हुई है। जैसे नीतीश जी के बारे में हम लोग बहुत अटकल लगा रहे थे, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। 24 घंटे पहले ललन सिंह ने सब कुछ बोला और अगले दिन कांड हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने अटकल लगाई आरएलडी के बारे में, जैन जी जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। फखरुल बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्होंने तो फ़ोन पे बात भी कर ली थी अखिलेश जी ने जैन से, फिर भी अगले दिन चले गए। तो मेरा दिल करता है कि अटकल लगाना चाहिए पत्रकारों को। शेखर सर, अटकल लगाना चाहिए? नहीं, ये अटकलें भी ऐसे ही क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी तो हाँ। देखिए क्या है कि बस कमलनाथ जी को एक ही काम करना है, आके बड़ा सीधा कह दे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बीजेपी नहीं जा रहा हूँ, एक स्पष्टीकरण दे दे तो मामला खत्म। क्योंकि अभी तक जो स्पष्टीकरण आ रहा है उन्हीं लोगों से आ रहा है जो उनके करीब है, जो पहले कह रहे थे कि वो सोच रहे, आगे सोच रहे, विकल्प ढूंढ रहे। उनके जो साथी, जो मध्य प्रदेश के साथी नेता है, उन्होंने ही पहले शुरू किया। जैसे सज्जन सिंह वर्मा थे, उन्होंने कहा कि भाई ये सोच रहे, तो ये बड़ा क्लियर है। और लगातार कमलनाथ कैंप में भी ये फीलिंग था, भाई उनको जिस तरह मध्य प्रदेश चुनाव के बाद राहुल जी के साथ उनका जो मतभेद हुआ है, उसके बाद जो उनकी पद से हटाए गए और अभी राज्यसभा की बात थी वो भी नहीं दिए गए, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ाया गया सबको पता है, क्योंकि वो सबसे सक्षम है, सबके फंड मैनेजमेंट से लेकर बाकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को लेकर सब जानते हैं। लेकिन जब चुनाव हार गए, और चुनाव के दौरान भी कई बातें आई थी भाई कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर और कई चीज़ों को लेकर, राहुल जी उनसे नाराज हैं। देखिए, बात आज ऐसी है कि सारे जितने नेता जा रहे हैं, कोई नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग आज राहुल जी का रहा है वो उसका अलग कारण होगा। लेकिन उस जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है, खरगे जी का कांग्रेस अध्यक्ष है, लेकिन सबको पता है कि पावर जो आती है वो राहुल जी से आ रही है। और इतना तक जो प्रियंका गांधी जी का भी आप देखें, उनकी जो भूमिका पहले थी, जिस तरह उन्होंने परिश्रम किया, ये तीनों राज्यों में भी बहुत परिश्रम किए, तेलंगाना में भी परिश्रम किए, लेकिन जिस तरह फिर सीडब्ल्यूसी बनी, ऑफिस बेरर्स की लिस्ट बनी, प्रियंका गांधी को केवल एक जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, विदाउट असाइनिंग एनी पोर्टफोलियो लिखा गया। तो कहीं ना कहीं लगा भी राहुल जी भी नहीं चाहते कि प्रियंका को कोई भूमिका दिया जाए। अभी उन्होंने एक वक्तव्य देकर कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा अपने स्वास्थ्य के कारण। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे उत्तर प्रदेश में जब उनकी नाम चल रही है, वो सोनिया जी के बाद वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते, तब अगर प्रियंका जी भी हट रहे वहां से, क्यों हट रहे? क्या राहुल जी नहीं चाह रहे कि कोई सामने आए? देखिए, मुझे जो लग रहा है नीरज जी, बड़ा स्पष्ट में कहना चाह रहा हूँ, राहुल जी ने सोच लिया कि ये चुनाव 2024 जो चुनाव है, ये पूरे कमांड, उनके कमांड के साथ चुनाव होगा, गठबंधन हो या ना हो, जो एलिमेंट्स बाहर जाना चाहते हैं जाए, उसके बाद मैं पार्टी को पूरा निर्माण करूंगा, अपने लोगों से करूंगा, ट्रस्टेड लोगों से करूंगा, तैयारी कर रहे हैं, उनका प्लान है 29 के लिए। नहीं, ये तो देखिए वो पहले से भी उनका था। मेरी जितनी इंटरेक्शन हुई है राहुल जी से, मैं कह रहा हूँ 2014 के बाद, तब भी उनको माइंड में लग रहा था कि पार्टी में कई ऐसे मतलब लीडरशिप आ गए जिन लीडरशिप इतने कमिटेड नहीं है,
और उनका हमेशा लग रहा है कि उनकी जो लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, कई कांग्रेस नेता उससे पूरे दिल लगा के नहीं लड़ रहे। तो उनको लग रहा है यही मौका है, जिनको जाना है जाएं और पार्टी हम पूरी फ्रेश फेसेस के साथ खड़े करेंगे। इसीलिए आप जो देख रहे हैं अभी कि पार्टी को लग रहा है कि क्राइसिस हो रहा है, इस समय वो एक यात्रा पे है। शेखर सर, क्या 2029 के लिए राहुल जी तैयारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है कि अपने आप लोग, इसी को मैं कांग्रेस कल्चर कहता हूं पंकज जी, इसमें मैं बहुत लंबी डिबेट कर सकता हूं आपसे कि ये जो कांग्रेस कल्चर है ना, कि अपने आप समय चीज़ों को ठीक करता है, अपने आप सब चले जाएंगे तो हम एक नई पार्टी बनाएं। कब जाएंगे? अपने आप 34-35 तक जाएंगे क्या लोग? अगर आपका ये इरादा है तो साफ करो सबको, फिर खड़ी करो नई पार्टी, चुनाव लड़ो। शेखर सर, क्या 29 की तैयारी में लगे हैं? नहीं, 29 नहीं है, वो चाहते हैं कि नया कांग्रेस आए। देखिए, उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस अभी की जो कांग्रेस है, हाँ। प्लस माइनस जो भी है, उससे काम नहीं बन रहा है। राहुल जी अपने पार्टी से खुश नहीं है और पार्टी भी उनसे खुश नहीं है, कांग्रेस नेता भी उनसे खुश नहीं है। जो स्टाइल है भाई उनके लोगों के साथ, उनके साथियों के साथ, उनके मैनेजर्स के साथ, तो ये दोनों तरफा है। और मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है नहीं, राहुल जी जो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, और वो सही नहीं है, ठीक समय पे नहीं है। और राहुल जी को लग रहा है कि कांग्रेस पुनर्खड़ा होना है एक अच्छी पार्टी की तरह से, तो आज के तारीख में जो कांग्रेस में हैं, जो पूरे कमिटेड नहीं है, उनसे काम नहीं होगा। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाए। जो बहुत लोग जा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो जा ही नहीं रहे जिनके लिए आरोप लगा रहे हैं, वो तो अभी वहीं बैठे हुए मठाधीश बन के। तो राहुल जी का काम कैसे बनेगा? देखिए, एक नहीं सर, सुनिए ना, देखिए, अगर बहुत सारे लोग कमलनाथ जी की आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े अशोक गहलोत जी की भी आलोचना करते हैं कि ये लोग एकदम बैठे हुए, नई पीढ़ी को आगे नहीं देना चाहते, एक नई कांग्रेस चाहिए। तो जो नई कांग्रेस नई पीढ़ी को आगे ले जाना चाहता है, उसको छत्तीसगढ़ का बना दिया प्रभारी, चले गए उधर सचिन भाई अपने। ये जो तरीका है ना कांग्रेस का कि अपने आप सब कुछ होगा, ये भी आरोप लग रहा है कि वहाँ तो खड़गे जी भी बहुत नाराज हैं कि एक जनरल सेक्रेटरी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं क्योंकि सब कुछ वही तय कर रहे हैं। तो बड़ी विषम स्थिति में खड़े हो गए हैं, तो चुनाव फंस गया। अब इस उलापोह में वो ध्यान नहीं दे पा रहे समाजवादी पार्टी के इस प्रस्ताव का कि मतलब यात्रा में तब आएंगे हम जब आप सीट तय करोगे। आता हूँ सर एक बार, सुजाता जी, कैसे काम चलेगा भाई? ये कोई सीट नहीं तय, सामने बैठे हुए फखरुल भाई, इनकी पार्टी कह रही पहले सीट तय करो तब यात्रा में हम आएंगे। ऐसे लड़ पाएंगे क्या आप अग्रवाल जी की पार्टी से? पहले तो मैं आप लोगों की बातें जो सुन रही थी उसमें ये बोल दूं कि हाँ, मीडिया जो है आज बहुत तरह की बातें बोल रहा है, ये बता रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तो काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है। तो भाई साहब, मैं आपको और सभी को बताना चाहती हूँ कि हम सब भी काम कर रहे हैं और मैं तेलंगाना में बैठी हूँ और पिछले 1.5 महीने से यहीं पर हूँ और क्या कह रही है यहाँ की जनता उन्हीं के शब्दों में बता देती हूँ। तेलंगाना प्रजालू अंटुनारू, कांग्रेस की पदिहेडू, बीजेपी की सुन्ना अंटे। मतलब तेलंगाना की जनता कह रही है कि कांग्रेस को मिलेंगे 17 और बीजेपी को मिलेगा अंडा। आप समझे यहाँ पर क्या चल रहा है? तो जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्क्रीन पर ले आए हमारे मित्र अग्रवाल साहब को, तो मैं उनको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अपनी कुर्सी संभालो। आ रहे हैं कांग्रेस वाले, क्योंकि आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। आपके अरे सबको दिखाओ स्क्रीन में भाई, सब इस पे तो सबका रिएक्शन चाहिए मुझे। तब बात करते हैं हम आज, जब आप कहते हैं ना कि प्रियंका गांधी जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, तो मोदी सरकार में तो मंत्री पोर्टफोलियो के साथ है पर जिम्मेदारी कोई नहीं, क्योंकि अगर कोई निर्णय लेता है तो सीधे मोदी जी या अमित शाह। और अगर आप बात करते हैं कि जमीन पर कौन है, तो भाई आजकल जमीन पर जाने की जरूरत है खोजी पत्रकारों को और जनता को टटोलना चाहिए, खास करके भाजपा के कार्यकर्ता को, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता आज दुविधा में है कि भैया वोट किसको दूं? वोट अगर मैं इसको देता हूं, इससे तो लड़ रहा था मोदी जी, इसको पार्टी में ले आए। सुजाता जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी जब उन्होंने राज्यसभा अपना दाखिल किया राजस्थान से, तो रायबरेली के मतदाताओं के लिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमने पूरा खानदानी सेवा हमने की, लेकिन अब हम स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पा रहे, इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो हो रहा है। क्या ये उचित नहीं होता कि उसी समय वो बेटे को किसी को जिम्मेदारी सौंप देते कि भाई रायबरेली की जिम्मेदारी अब प्रियंका जी की है?
चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा गया। रायबरेली की जनता पूछ रही है सवाल, आप कह रहे हैं ना ग्राउंड पे जाके खोजी पत्रकार, तो ये खोजी पत्रकार रायबरेली से आपसे पूछ रहा है सवाल कि रायबरेली से कौन? देखिए इस बात का जवाब दूंगी, पर पहले बता दूं कि नहीं, इसका दीजिए असली सवाल, जमीनी सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सुन लीजिए, पुत्र का भविष्य अभी आप बात कर रहे थे, तो सच्चाई है कि अमित शाह जी ने धनिया पाउडर बेचते बेचते बीसीसीआई का सचिव बना दिया अपने पुत्र को। लेकिन जब आप अमेठी की बात कर रहे हैं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, अमेठी की बात कर रहे हैं तो एक चीज को साफ समझ लेना चाहिए। रायबरेली की बात कर लीजिए, अमेठी की कर लीजिए, लेकिन गांधी परिवार जो है जहां से जुड़ा है वो जुड़ा ही रहेगा, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जुड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने की वाली पार्टी है। तो आप कहेंगे कि जो सोनिया गांधी जी हैं वो उस वक्त ये बता देती कौन, तो सुनिए पूरी बात कर ले दीजिए ना भाई साहब, ये काम होता है पार्टी का। अगर सोनिया जी कोई बात कहती हैं, कोई पत्र लिखती है, तो उसका भी सम्मान करिए, क्योंकि आप उसी सम्मान के तहत तो मैं पूछ रहा हूँ सुजाता जी। देखिए चल सुनिए ना, अरे सुजाता ये सवाल सुनिए। देखिए रायबरेली की सीट पे तो फखरुल हसन चांद, अखिलेश यादव जी, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता अगर वो कहती कि अब इसकी जिम्मेदारी प्रियंका जी की है। राहुल जी तो अमेठी से है, मान के चल रहा हूँ मैं, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आपने नाम क्यों नहीं लिखा उसमें? नीरज जी उसमें को पूछना है क्या फखरुल से कि यहाँ से हम लड़ाएं कि न लड़ाएं? नहीं, आपसे पूछ के थोड़ी लिखेंगे। नहीं, हमसे पूछे क्यों लिखेंगे? हम तो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। हमारी बिल्कुल पूछिए, इसी का जवाब दे रही हूँ। हमारी पार्टी के अंदर हम कैसे निर्णय लेते हैं ये आपको बता के नहीं लेंगे, मगर जब निर्णय लेंगे तब आपको बता भी देंगे। इसलिए अटकलों का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन सोचिए कितनी बुरी हालत है कि जो 370 सीटों की बात कर रहे हैं उन्हें दूसरों की पार्टियों को तोड़ तोड़ कर लाना पड़ रहा है अपने खेमे में। आज जनता जो है वो जनार्दन होती है, और मोदी जी अंदर से अपनी पार्टी को आज कमजोर कर रहे हैं, उनका कार्यकर्ता। और फिर कहूंगी गोपाल अग्रवाल जी से कि अपने लिए कोई और सीट भी ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि पता नहीं कब कोई कांग्रेसी चोगा पहन के भाजपा का बैठा हो इस कुर्सी पर, मुझे करना पड़े डिबेट उनसे, है ना? अच्छा गोपाल जी से जवाब ले लूं। पंकज जी और अय्यर जी, चूंकि आप लोग हमारी बिरादरी के, ये गजब ब्रीफिंग होती। ये जो भी सुजाता जी ने बोला ना, ये मैं कई चैनलों पे सुन चुका हूँ कि भाजपा प्रवक्ता अपनी सीट बचाए, क्योंकि ये अच्छा पार्ट ऑफ ब्रीफिंग है क्या? सेम सेंटेंस सेम कंस्ट्रक्ट बोल लेते हैं। बताइए अग्रवाल जी, आपकी कुर्सी सुरक्षित है क्या? आप दूसरों की पार्टी तोड़ तोड़ के ला रहे हैं 370 जीतने के लिए, दरवाजा खोल दिया आपने, अशोक चौहान को भी ले लिया, क्यों ले लिया भाई बताइए? नीरज जी, ये तो कांग्रेस तो जो इनके पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, अभी परसों मैं देख रहा था इन्होंने एक लिस्ट जारी की है, ये तो उसको तमगे की तरह लेके घूम रहे हैं कि हमारे पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। और छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपके पार्टी में न उन्हें भविष्य नहीं दिख रहा, डूबते जहाज से सब कूद जाते हैं। क्यों कूद रहे हैं? क्यों? अब आपकी जो यूपीए की जो गठबंधन है या इंडी गठबंधन है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अभी केजरीवाल जी का यहाँ आ रहा था, ममता बनर्जी अपना काम कर रहे। देखिए अगर हम कांग्रेस की, तो अभी 30 मिनट से हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रिपेयर्डनेस इलेक्शन को आप देखेंगे, हम उसके बल पे 370 कह रहे हैं। कांग्रेस कमजोर हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो सब चलता रहेगा। हम अपनी प्रिपेयर्डनेस के बल पे कह रहे हैं। 22 करोड़ लाभार्थी इस देश में पिछले इलेक्शन में थे, जिनके साथ सीधा संपर्क हम लोगों ने किया। अब 40 करोड़ लाभार्थी हैं। नहीं, सीटें कहां से बढ़ेंगी अग्रवाल साहब? सीटें तो आप उत्तर प्रदेश तो आप ही कह रहे हो, मैं तो कह रही हूं। मेरे को मत पकड़ो, आप अपना बताओ। मैंने तो ऐसे उदाहरण के लिए कह दिया था, आप बताओ सीटें कहां से बढ़ेंगी? बढ़ेगी, तमिलनाडु में बढ़ेगी, हमारी तमिलनाडु में बढ़ेगी, वहां खाता खुलेगा। हाँ, और जो तेलंगाना में भी होगी, दक्षिण में हमारे बहुत सारी जगह है। तमिलनाडु का जाइए ना, देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह से अन्नामलाई जी के नेतृत्व में वहां पे किस तरह से बदलाव हो रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन जिस तरह दक्षिण भारत की यात्रा की है, उससे जो माहौल, अल्टीमेटली अगर जनता को कोई चीज पसंद आ रही है प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की, और वह ग्राउंड पे दिख रहा है, वही तो समर्थन है। अग्रवाल जी एक सवाल और, कांग्रेस नहीं आप जिनके ऊपर, अरे अग्रवाल जी चलो ठीक है, आप साउथ में अपना कर लेंगे,
उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, साउथ में बढ़ेगा। अरे मैंने ये मान लिया सर, ये तो परिणाम के बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन जो अभी जो तत्कालिक सवाल है कि आपके ऊपर ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ले रही जिनके ऊपर गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के। ताजा उदाहरण अशोक चौहान। नहीं तो जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई हटा नहीं दिया। तो पहले ये बताओ कि अगर कांग्रेस उन आरोपों को सच मानता है या झूठ मानता है, पहले इनसे पूछ लो। जिसको लेना है, जिसको ऑन बोर्डिंग करानी है, वो क्या मानता मेरे लिए ये मैटर करता है। सुजाता जी क्या मानती, छोड़िए आप। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारी पार्टी में आता है नीरज जी, उसके भ्रष्टाचार के कोई पाप नहीं धुल जाते। अगर वो इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर वो पार्टी का अपना आदमी भी है, उस पर भी प्रधानमंत्री करे। हमारे बाहर से लिया हो वो तो छोड़िए, पार्टी का अपना आदमी भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है या कोई है तो जो पिछले 8-10 सालों में आए एक भी ऐसा है 8-10 सालों में जिसका केस एक्सपेडाइट किया गया हो? देखो अब मेरी बात तो सुन लो, अपने इतनी देर मैंने आधी घंटा सुना। इस देश के इंस्टीट्यूशंस में, प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन में आप लोगों का विश्वास है या नहीं? कांग्रेस का तो नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी चीज पे इन्वेस्टिगेट कर रही है तो आपका उस पर विश्वास है कि नहीं कि उसके बाद अगर ईडी कोई समन भेजता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि उस समन के ऊपर बेस है कि नहीं। ये वो प्रधानमंत्री जी ने कहा इसलिए समन भेज दिया, ऐसा इस देश की संस्थाएं हो गई हैं क्या? तो ये जो कह रहे हैं कि भाई आज प्रधानमंत्री जी ने अशोक चौहान पे समन भिजवा दिया, कल हटवा दिया, ऐसे चल रहा है क्या? नहीं तो एक मिनट अग्रवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर जांच नहीं हटाई गई, जांच चल रही है, ठीक, और उसको सजा भी मिलेगी और उसको समय पर सजा भी मिलेगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आरोप को नहीं मानना चाहिए जब तक सजा याफ्ता न हो जाए। तो फिर आप लोग आरोप मत लगाइए ना दूसरी पार्टी वालों के ऊपर। आरोप अगर है, ईडी ने किया तो आरोप है, लेकिन उसकी प्रूफ की बात अलग है। उसको कोई संरक्षण राजनीतिक नहीं दे रहे। नहीं मैंने मान लिया सर, हमारा सवाल सुजाता जी एक मिनट रुको ना, आपकी बात एग्रीड कि भाई जब तक सजा नहीं मिली है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपने कौन सी जांच बंद कर दी? बिल्कुल नहीं बंद की, चल रही, सबके ऊपर चल रही होगी। तब फिर आप ये आरोप मत लगाइए दूसरी पार्टियों, क्योंकि पता नहीं कब कौन आ जाए आपकी पार्टी में। पब्लिक परसेप्शन दिया जाता है, कल तक इनको आप कह रहे थे आज ले लिया। अरे क्यों नहीं लगाएंगे? हमारी अपनी पार्टी का भी कोई हमें भ्रष्टाचार में लिप्त दिखेगा उसके ऊपर भी लगाएंगे। जांच के लिए तो उसके ऊपर भी जा रही है हमारे। ओके सर, ठीक। अभी लाख करोड़ लोगों को नोटिस। जी सुजाता जी बहुत जल्दी से 30 सेकंड फखरुल की बात जानना मुझे। हाँ 30 सेकंड। ये अभी इन्होंने दो बातें कह दी कि दक्षिण में प्रधानमंत्री 11 दिन जो पूजा अनुष्ठान कर रहे थे वो राजनीतिक थी, यानी कि राजनीति में वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने खुद कहा, ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो भ्रष्टाचारी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी कि आपने भ्रष्टाचारियों को लिया और इसका मतलब आपने राज्यसभा भेजा उनको जिनको आप भ्रष्टाचारी मान रहे हैं। अरे अब आप भी मिस इंटरप्रिटेशन मत करो, मैंने उनसे पर्याप्त ब्लैकमेल करके लेके गए वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिनकी जांच चले उनकी जांच नहीं बंद कर दी गई है, वो जांच चलती रहेगी और सजा मिलेगी। रोक देंगे, ब्लैकमेल करके ले गए। फखरुल हसन चांद पार्टी छोड़ गए। मेरी तो बात पूरी नहीं हुई, आपने मेरी बात तो सर, अरे दूसरे प्रवक्ता भी समझ देंगे ना, आधा घंटा हो रहा है। फखरुल जी सुनिए नीरज जी, मेरी तो बात 2-3 मिनट भी नहीं हुई। सर हो गई, आप बताइए क्या क्या एडिशन करना, बताइए जल्दी से करिए सर। हम 370 पार की जो बात कर रहे हैं और 400 पार एनडीए की, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे हमने लोगों के साथ संपर्क किया। गांव चलो अभियान है, लाभार्थी अभियान है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। जनता राजनीति कैसे होती है? जनता की बात को, जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ना, बिना लीकेज भ्रष्टाचार के, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आज तेजी से बढ़ना, विश्व में भारत की जो इमेज है उसको मजबूत करना, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है, करना, यही तो राजनीति है। जी गोपाल जी ठीक है पॉइंट टेकन सर। अभी समाजवादी पार्टी वाले दोस्त हमारे फखरुल हसन चांद जी, ये क्या आपने कंडीशनल लगा दिया कि तभी शामिल होंगे यात्रा में जब सीट पहले तय कर लो? ये आपने पहले नहीं कहा था। ये तो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जब आदमी दरवाजे पे आ गया मेहमान तो आप करो नहीं, पहले आप पहले बताओ क्या गिफ्ट लेके आओ तभी मैं अंदर आने दूंगा। ये कोई तरीका है क्या? हाँ देखिए नीरज जी, पहले तो राजनीति में कोई मेहमान नहीं होता है,
हाँ। और अगर कोई मेहमान है तो हम तो उनकी खातिरदारी करें, हम तो लखनऊ वाले लोग हैं। तो देखिए ऐसे खातिरदारी की जाती पार्टी है। चाहती है कि भारतीय खातिरदारी, देखिए हम लोग तो बहुत पहले आप वाले हैं, तो पहले वो आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर हमें खातिरदारी का मौका मिलेगा, सीट बंटवारा हो जाएगा, तो हम उनकी अवभगत भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो जाए, और ये केवल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में चाहती है ऐसा नहीं है, जो दूसरे दल भी हैं वो भी चाहते हैं कि जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन कांग्रेस वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समाप्त करने के बाद या उसके बाद की जो है सीटों का बंटवारा चाहती, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं जितनी आसान समझी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वो झूठ बोलने में माहिर है। अभी चुनाव आएगा, इनका चश्मा धार्मिक हो जाएगा, और उस धार्मिक चश्मे का इलाज क्या है वो समाजवादी पार्टी पीडीए के रूप में लेके आई है। हमने अपने 27 प्रत्याशी उसकी सूची भी जारी की है, वो हमारा पीडीए का फॉर्मूला है। तो हम उस रास्ते गठबंधन धर्म के तहत आपने बात की, और कांग्रेस गठबंधन धर्म के तहत आपने अपने सहयोगियों से बात की 27 लोगों को नाम अनाउंस करने से पहले। देखिए नीरज जी, हमने तो बहुत बार ये प्रयास किया, लिस्ट हमारी तरफ से भी गई, कांग्रेस की तरफ से भी आई, आज भी बात जारी है। जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तब भी बातचीत जारी है कि किसी तरह से इस सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तो आगे बढ़ के 11 सीटें दी थी। हम तो चाहते थे कि आप बैठ के बताइए कि ये कौन सी 11 सीटें आप लड़ना चाहते हैं, जो अरे तो चले जाओ ना अमेठी भाई, आप चाहते हैं। बनाती रोड बनी हुई है, चले जाओ 4 कदम में 1.5 घंटा में। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि वहां जाने में दिक्कत है? चले जाए ना अखिलेश जी। नहीं देखिए नीरज जी, समाजवादी पार्टी हमारा दल है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारी पार्टी के अपने कार्यक्रम है, अपनी विचारधारा है। हम चाहते थे कि समान विचारधारा वाले दल वो सब एक साथ आए। तो हम अमेठी चले जाए या रायबरेली चले जाए या लखनऊ में उस यात्रा में शामिल हो जाए, ये तो आगे आने वाला समय। अच्छा ये बताइए, कहा कि मैं बहुत से लोगों को मैंने सुना। हाँ बोलिए, कंटिन्यू करिए, फिर मैं सवाल पूछूं आपसे। देखिए मैंने बहुत से लोगों को सुना। तो देखिए चाहे 14 का चुनाव रहा हो या 19 का चुनाव रहा हो, हर चुनाव अलग होता है। अगर हम ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2019 में वो जो सीटें जीती थी वो वैसा ही परिणाम आ जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि 2004 वाला परिणाम आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग का नारा दे रही थी और जोर शोर से कह रही थी कि हम वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 39 सीटें जीतने का काम किया था, और हम आज अपने पीडीए फार्मूले से हम आश्वस्त हैं कि हम भारतीय जनता फखरुल हसन चांद से कम उत्तर प्रदेश में फखरुल हसन चांद, ये एक अंतहीन बहस है कि 24 में कौन कितनी सीटें जीतेगा। इंडिया साइनिंग के समय वो हार गए थे। 2019 के चुनाव में तो बीजेपी को लोग 150 सीटें दे रहे थे, गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने की योजनाएं बन रही थी। तो ये एक अंतहीन बहस है, इसमें हम और पंकज जी को 3-4 दिन तक बहस करें कौन कितनी जीतेगा, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो तो फैक्ट है, उस पर तो हम तुरंत बहस कर सकते हैं। आप पीडीए कम से कम 1 दर्जन बार अपनी 3 मिनट की बातचीत में नाम ले चुके हो। अभी राज्यसभा जो आपने 3 भेजे उसमें जरा पीडीए फार्मूला बताइए मेरे को। 2 कायस्थ, 1 पिछड़ा, ये क्या है पीडीए इसमें? और आपके लिए पीडीए अफजल अंसारी हैं, उनको आप टिकट दे रहे हैं। हाँ बताइए। देखिए नीरज जी, अफजल अंसारी पीडीए नहीं है क्या? नहीं वही तो कह रहा हूँ, अफजल अंसारी पीडीए हैं और राज्यसभा में 2 कायस्थ थे। अनुप्रिया पटेल की बहन जो आपके साथ दल में है, उन्होंने खुलेआम मना कर दिया कि मैं नाराज हूँ, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। देख तो लीजिए। हाँ दिखाइए। देखिए 27 टिकट समाजवादी पार्टी ने अब तक घोषित किए, जिसमें से 6 कुर्मी है, 4 लोकसभा पासी और दलित समाज। ये बात आप सलीम शेरवानी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? 2 मुस्लिम हैं, 4 सामान्य हैं, 2 कश्यप हैं, 2 सलीम शेरवानी को 1 पाल समाज से। नहीं, मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। मैं अपने जवाब से पूछ रहा हूं। आपके नेता सलीम शेरवानी को आप ये बात समझा पाए? अनुप्रिया पटेल की बहन जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उनको ये बात आपने समझाई? वो आपके सहयोगी है। देखिए नीरज जी, देखिए समाजवादी पार्टी तो विचारधारा की पार्टी। अगर हमारा फॉर्मूला पीडीए है और सबको तो राज्यसभा हम नहीं भेज सकते। अगर हमें देखिए हर पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही किसी को राज्यसभा भेजती है या विधान परिषद भेजती है कि पार्टी की बात को आगे पहुंचाएगा। फखरुल भाई पीरियड। भाजपा क्यों? फखरुल भाई पीरियड।
राजनीतिक लाभ के लिए सब काम होता है, इधर उधर की फालतू चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल, अब मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल होता है क्या? तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ, बिना राजनीतिक लाभ के लिए लिया। मैं तो एंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बात को सर। विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, नीरज जी, राजनीतिक लाभ। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में अपनी और बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, अगर आपके लिए आपको लगता है कि अफजल अंसारी के बिना समाजवादी पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में भविष्य नहीं है, तो प्रणाम है आपको। फिर अगर आपको ये लगता है कि पीडीएम में अफजल अंसारी आएंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे, तो ये आपके लिए प्रणाम है सर। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, तो देखिए नीरज जी, तो फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी के भी उन लोगों के नाम ले लीजिए जिनके नाम मीडिया नहीं लेती है, दबी जबान भी नहीं लेती है, जिन माफियाओं को भाजपा चंदा देती है। भाजपा के विधायक खुलेआम मंच से कहते हैं कि हमें उत्तर भारत के एक माफिया ने चंदा दिया। भले नाम ले लीजिए आप। अगर आपको लगता है अफजाल अंसारी पे कौन से मुकदमे हैं? हमारी बात भाई वो अगर किसी के भाई है तो क्या वो अपराध है उनका? क्या अगर किसी का कोई भाई है तो क्या वो अपराध है? क्या उनको राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्या वो मौलिक अधिकार नहीं है कि वो राजनीति करे, वो समाज के लिए काम करे? तो मैंने यही तो मैंने कहा कि आप अपने पार्टी के नेताओं को, हमको जितना समय आप मेरे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये अपने उनको समझाइए ना, जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग छोड़ जा रहे हैं। तो पंकज जी की बात चलते हैं, समय कम है सर, सबको शामिल करना है मेरे को। नीरज जी, हाँ नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा, 10 सेकंड में। देखिए, ये समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है। हम नेताजी के विचार को आगे ले जा रहे हैं, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो कोई हो जिसने भी पदों से इस्तीफा दिया है, उनके लिए रास्ते खुले में, हाँ, वो अपनी पार्टी बना लेंगे। आप ऐसा बोला है भाई रामगोपाल जी ने ऐसा कह दिया कि अपनी पार्टी बना लो, मीडिया का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। पंकज जी, आपने सुन लिया समाजवादी पार्टी का क्या रुझान है कांग्रेस की तरफ, देख रहे हैं आप, ये एटीट्यूड है, और कह रहे हैं कि हम सब कुछ इंटैक्ट है, यूपी में बीजेपी को रोकेंगे। बताइए पंकज जी। हाँ, तो इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनमें सिर्फ कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इंडिया समूह एकजुट बना रहे। बाकी जो 27 राजनीतिक दल हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इंडिया समूह को वो एकजुट बनाकर रखें। अखिलेश यादव जी की भी अपनी जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी जी की भी अपनी जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल जी की भी अपनी जिम्मेदारी है। अब सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर थोप दें और कहें कि ये सब लोग आज़ाद हैं किसी भी तरह का रवैया अख्तियार करने के लिए, तो वो भी नहीं हो सकता है। एक बात को क्षेत्रीय दलों को जो इस वक्त इंडिया समूह का हिस्सा हैं ध्यान रखनी चाहिए कि समय समय पर कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में अपनी हड्डियों का इतना दान किया है कि आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, और कांग्रेस की कीमत पर ही ये क्षेत्रीय दल पनपे हैं। आज अगर केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को सचमुच चुनौती देनी है तो वो एकजुटता के बिना संभव नहीं है, इस बात को समझ लें। और अगर इस बार विपक्ष की ये एकजुटता सफल नहीं हुई तो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले 15-20 वर्ष इस देश के लोगों का विपक्षी एकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उस पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है, इसकी चिंता करें और अपनी ये जो छोटे मोटे लोभ लालच, छोटी मोटी खींचतान को बंद करें। पंकज जी, एक बहुत छोटा जवाब और आपसे, फिर मैं शेखर जी के पास जाता हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं राजनीतिक दल? इनको डर नहीं लग रहा? जो बात आप समझ रहे हैं कि 15-20 साल की दिक्कत हो जाएगी, ये इनको लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? आनी चाहिए, नहीं समझ में आ रही, इतने नासमझ नहीं है, समझ में तो आ रही है। हाँ। लेकिन इस संकट के समय भी अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकालने के चक्कर में ये सब लोग ये कर रहे हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस के शिखर नेतृत्व ने शुरू से यह साफ कर दिया था कि हमारा कोई आग्रह नहीं है, ना हम सीटों पर आग्रह करेंगे कि हमको इतनी ही सीटें चाहिए। और कांग्रेस का शिखर नेतृत्व आरंभ से यह कह रहा था कि किसी भी कीमत पर सब इकट्ठे होकर इस बार केंद्र की सरकार को पराजित करने का प्रयास करें। लेकिन अब वही सीट बंटवारे की बात आई। अखिलेश जी जैसे लोग अगर ये कहने लगेंगे कि मैं तो तब तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा जब तक सीटों का बंटवारा ना हो जाए। अरे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको एक सिद्धांत के तौर पे देखिए, वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। सीट बंटवारा रोजमर्रा की बात है। तो इन दोनों चीजों को अखिलेश
यादव जी जैसे बड़े नेता को आपस में संबद्ध नहीं करना चाहिए। ये समय बड़े दिल से काम लेने का है, उदारता से काम लेने का है। इन छोटी छोटी चीजों में फंसेंगे तो जैसा मैंने कहा, अगले 15-20 वर्ष ये देश विपक्ष पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसको समझें। शेखर सर, ये जो परिस्थितियां बन रही इसमें केवल क्या क्षेत्रीय दल ही जिम्मेदार हैं? क्या समाजवादी पार्टी का कोई अंदरूनी डर है? ये ममता जी का डर है? केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए तो अकेले लड़ेंगे, एक सीट लेना तो लो, बताओ दिल्ली में, नहीं तो जाओ। ऐसा थोड़ी कि वही सब गलती होगी, कुछ तो कांग्रेस की भी गलतियां होंगी कि लोग उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इस अहम में कि मैं भी बात नहीं करूंगा? अब राहुल जी ने गलत टाइम पे यात्रा का बयान ले लिया। अरे जिस समय आपको ये सब करना चाहिए उस समय आप यात्रा में निकल पड़े, वो भी गैर राजनीतिक। ये भी आप बोल रहे हैं बार बार कि ये गैर राजनीतिक, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया चुनाव के सर पर खड़ी है तो आप ये यात्रा कर रहे हैं, क्या है, चल क्या रहा है, ये क्या, कौन गड़बड़ कर रहा है? देखिए नीरज जी, जब लास्ट मीटिंग हुई थी इंडी अलायंस की, जो दिल्ली में जो हुई थी, जो कमिटीज की जो हुई थी, तो उस जो स्टीयरिंग कमेटी, उसमें यह फैसला था कि दिसंबर 31 तक सारे जो सीट अलायंसेस की लेकर बातें खत्म हो जाएंगे। जनवरी 31 से जॉइंट कैंपेन शुरू होगी, ये फैसला लिया गया, इसकी ऐलान भी हुआ था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की तैयारी इस पर चली गई, यानी नए यात्रा पर, यानी मोदी राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा, उस पर फिर न्याय का नाम डाला गया, एक नया कार्यक्रम शुरू हो गया जो जनवरी आपके 14 से शुरू हो गया था, जिसको लेकर जो अलायंस पार्टनर्स को, मैं जितनी उन पार्टी के लीडर से बात की, उनको बड़ा सरप्राइज था। भाई जब हमने फैसला लिया था सारे सीट वाले चीजें खत्म कर देंगे 31 दिसंबर तक, उसके बाद हम जॉइंट कैंपेन मतलब जनवरी से शुरू कर देंगे, जनवरी 31 के बाद जॉइंट रैलीज होगी। तब उनका सवाल था भाई जॉइंट रैलीज होगी तो आप यात्रा क्यों ये शुरू कर दिए? दिल्ली में बैठकर ये चीजें जो निटिग्रिटी है इसको खत्म करना था। और दूसरी बात, ममता जैसा नेता को लगा, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता है वो ममता के खिलाफ है, ममता के शासन के खिलाफ है। उसको कई कारण है, वो अलग डिबेट है। आज भी देख रहे संदेश कली में कांग्रेस भी आगे है उस जो आंदोलन चल रहा है वहां। अब ममता जी को लगा भाई ये राहुल जी यहाँ आएंगे, पश्चिम बंगाल आएंगे, ये न्याय यात्रा पे और मेरे खिलाफ ये न्याय मांगने शुरू कर देंगे। तो उनका सवाल था भाई न्याय हमारे यहाँ क्यों मांग रहे हो? मांगना तो मोदी से मांगना है। पश्चिम बंगाल में राहुल जी के उपस्थिति पर ये लोग तो पश्चिम बंगाल के नेता जैसे अधीर रंजन चौधरी है, ये मेरे खिलाफ तो बोलने लगेंगे, इसलिए उनकी नाराजगी शुरू हुई। अच्छा, लगातार उनका ममता का यह था भाई जब तक अधीर रंजन चौधरी है तो कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल के सारे यूनिट वामपंथी से गठबंधन में है, कई उपचुनाव लड़े हैं इकट्ठे। तो ममता का ये था कि मैं किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वामपंथी जिस गठबंधन में है उसके साथ में समझौता नहीं कर सकता, ये हुई बात। अच्छा, यही बात अभी अखिलेश जी भी बोले भाई यात्रा का तो हमारी कोई बात नहीं हुई, अगर बात होती तो फिर हम सोचते हमारे साथ बैठकर यात्रा का कोई था। तो इस तरह इनकी जो नाराजगी वहां से शुरू हुई और उनको लगा कि कांग्रेस तो कहती है गठबंधन की बात, कांग्रेस कहती है इंडिया अलायंस, लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्लान यही है कि राहुल जी को फिर दोबारा बूस्ट करके लॉन्च करे और कांग्रेस को किसी तरह एक प्रोमिनेंट पोजीशन दे इंडिया अलायंस में। जो ये अलायंस को, बाकी पार्टनर्स को लग रहा है ये समय नहीं है, समय बहुत कम है, पहले हम ये सारे चीजें ठीक कर ले। अगर यात्रा कर रहे हैं आप 100 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करेंगे शेखर सर, अब तो समय भी नहीं बचा है। अब तो मतलब आप देखिए कि मुझे लगता है किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है, हफ्ते 10 दिन में, उसके बाद सब बिजी हो जाएं। किसके पास इतना टाइम है कि बैठ के सीट शेयरिंग करेंगे अपना अपना? अब आप ये सोचिए कि जी मान लीजिए किसी जौनपुर का उदाहरण लेते हैं, ऐसे ही हाइपोथेटिकल, कि जौनपुर के जो कांग्रेसी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे यार किसको मिलेगा टिकट, कौन तैयारी करे। आप 10 दिन पहले देंगे कि आप तैयारी कर लो। अरे लोकसभा चुनाव तो मजाक है क्या? पैसा खर्च होता है, कार्यकर्ता जुटाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को पता नहीं किसके लिए वोट मांगना है, कौन से हमारी पार्टी होगी, किनकी पार्टी होगी, ये सब बड़ी व्यवहारिक चीज़ें जो सबको पता है, फिर भी उसमें टाइम लगा रहे हैं, डीला ढाली हवाली चल रही, तो पता नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल वाला दौर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। फिर से आपका और चर्चा आज हो रही है चुनाव के मद्देनज़र कि एक तरफ एनडीए हुंकार भर रहा है 400 सीट जीतेंगे, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में अभी भी आपसी कलह शांत नहीं हो रही है। अभी अग्रवाल जी सुजाता जी के पास जाएंगे, उनसे कम बात हुई है। अग्रवाल जी,
ये जो विपक्ष में इतनी फूट पड़ी हुई है, ये भी तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। देखिए नीरज जी, हमारी राजनीति पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री ने कहा हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए आए हैं। आज वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है ग्लोबल लेवल पे, अगर आप देखिए किस तरह से भारत के अभी कल जो यूएस के विदेश मंत्री और जो हमारे भारत के विदेश मंत्री जी का जो चर्चा हुई है वो पब्लिक डोमेन में, आपका तो एक जो चैनल है वो इन सब बातों को समझता है। वैश्विक स्तर पे जिस तरह से रशिया भारत के रिलेशन, रशिया भारत यूएस के रिलेशंस को मैनेज किया गया है, एक बहुत बड़े स्ट्रेंथ के साथ किया जा रहा है। कतार को देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, भारत के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को देख लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, 34 लाख करोड़ को पिछले 10 साल में सरकार ने ट्रांसफर किए, उसमें से 2,27,000 करोड़ सरकार ने बिना किसी सब्सिडी को कम किए बचाए हैं। तो ये सब जनता देख रही है, आज जनता जानती है। तो हमारी कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं है। कांग्रेस बिखर रही है, ये तो एक फैक्ट है। उनके पास ना दिशा है, ना दशा है, ना सोच है, ना नेतृत्व है। वो बिल्कुल बिखराव में अपोजिशन है। एक एजेंडा है, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। इससे जनता के पास क्या विजन है? आप देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। हम तीसरे मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं कि आज हम 5वें पायदान पे, हम तीसरे पायदान पे ले आएंगे अर्थव्यवस्था को। आप बताओ कहां दूसरे पे लाओगे या 6वें पे ले जाओगे? अरे आप बताओ कैसे ले जाओगे? हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 11 लाख करोड़ को भी बढ़ा के 11.25 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। टैक्स रेट कम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में कम कर रहे हैं, फिर भी जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। तो पीएलआई के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, एयरपोर्ट, हम तो ये सब चीजें जनता को इस पे जीत रहे हैं ना। हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि कांग्रेस वीक हो रही है उस पे हम लड़ रहे हैं इलेक्शन। हम कहां लड़ रहे हैं इस पे? हम तो अपने लाभार्थियों के साथ संपर्क करेंगे, हम देश को मजबूत करेंगे, हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम वैक्सीन से 230 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देंगे, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, हम वर्ल्ड को लीडरशिप देंगे। हमारे तो पॉजिटिव एजेंडा है। जनता हमारी बात सुन रही है, हमारी नियत पहुंचा रही है, नीति, नियत और उद्देश्य, सब चीजें हमारे पॉजिटिव है। तो आप जो ये चर्चा कहीं करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वीक हो गई, ये हो गई, अरे हम अपनी मजबूती पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसलिए हम 370 जीतने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 400 पार है। जनता आज गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, ये पहली बार इस चीज को एक्सेप्ट करके वोटिंग कर रही है। नहीं तो 3 प्रदेशों में हम कैसे इलेक्शन जीतते, कैसे जीतते बताइए? जी, सुजाता जी से पूछ। सुजाता जी, बीजेपी या सरकार अपने काम के दम पे लड़ रही है और ये एक फैक्ट है, इस पे बहस हो सकती है, आप कितने भी घंटे बहस कर लीजिए, लेकिन आप डेटा अंका नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं हम अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम 370 और 400 की बातें कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन कमज़ोर है, मजबूत है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी कि हम अपने काम पे फोकस, और जो काम सरकार ने किए 10 साल में वो गिना रहे हैं सामने सबके। देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, आप ही के साथ एक डिबेट पे बैठी थी जब मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम लेके आए थे, और उसका पहला बिल बताया था मैंने आपको 92,000 रुपीज। बीच में नहीं गोपाल कृष्ण जी, बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला, आप नहीं बोलेंगे बीच में नहीं बोलेंगे। 1.81 ट्रिलियन का जो बिल था वो आपके पास आया, वो हमने जो इंटरिम बजट था उसमें उसको आगे बढ़ाया। दूसरी बात, आप 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, वरना लाभार्थी तो तब भी वही थे, तब 370 पार क्यों नहीं गए? आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, आपको बताती हूँ 5वीं से तीसरी हमने जाना ही था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना था। मगर आपने जो किया है कि जो वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया अडानी और बाकी मित्रों के पास, और जो गरीब है उसको 81 करोड़ लोगों को आप राशन मुफ्त का दे रहे हैं। वो क्यों नहीं बन सकते वैसे जैसे है अडानी? क्योंकि आप नहीं चाहते। अरे आपके ही मेयर के चुनाव में देख लीजिए, बैलेट पेपर पर किस
तरह से 8 वोटों को खराब किया, ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अनिल मसीह ने कबूल किया। आप बात करते हैं वैक्सीन की और स्पेस टेक्नोलॉजी की। सबसे पहला लेबोरेटरी बनाया गया था चेन्नई में, किंग जॉर्जेस लेबोरेटरी 1952 में। आपको पता नहीं क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आगे जी जी जी, एक एक करके सुजाता जी ये बताइए, ये सारे पॉइंट्स पे अभी कुछ दिन पहले 3 राज्यों में आप बुरी तरह से हारे, मतलब कांग्रेस, ये सारे पॉइंट्स तो पहले से हैं, जनता आपकी बात से कन्विंस नहीं लगती। आपको लगता है? आपको लगता है, बताओ क्यों? हाँ। क्योंकि एनडीए के सीट शेयरिंग का बता दीजिए मुझे, आप क्यों नहीं बता रहे कि एनडीए में किसको कितनी सीट मिल रही है? अच्छा मुझे एक, मैं सुनो ना सुजाता जी, मैं अभी तुरंत 1 घंटे का और अड्डा एक्सटेंड कर दूंगा अगर आप मुझे एक कोई एनडीए को बता दीजिए जिसने कहा होगा कि मेरे को सीट शेयरिंग में दिक्कत है। टेल मी वन स्टेटमेंट। मैं अभी 1 घंटे का और एक्सटेंड कर दूं, आप ही लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नहीं, आप ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी और जो दूसरी जगह हर चीज आप ही अपने मन से तय कर रही हैं। के ऊपर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्यों हो रहे हैं? एक्सपोर्ट तो भाई साहब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई बैठा हुआ है खरीदने के लिए बाजार में। अगर फखरुल को जोड़ना चाहते हैं और दबाव की राजनीति करना है, फखरुल जी क्या जोड़ना चाहते हैं आप बताइए फखरुल जी। नहीं, मुझे एक और चीज बता दीजिए। नीरज जी आपने कहा कि हाँ फखरुल बोले जी, बोले आप ही की बारी। देखिए नीरज जी, जैसा आपने कहा कि एनडीए में कहीं सीटों के बंटवारे में दिक्कत नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूं, हमारे साथ आरएलडी थी, वो मथुरा सीट चाहती थी, और मुझे जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी उस मथुरा सीट पे अपने उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे उनको सीट देने जा रही है। तो अभी झगड़ा तो है, हम तो अभी आगे निकल चुके हैं एनडीए से कम अपने सीटों के बंटवारे पे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब भी होगा नीरज जी, ये तो आप मान लीजिए कि ये कह दीजिए कि कोई बंटवारा नहीं है, सब सहमति से हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नहीं नीरज जी, मैं तो कहता हूं, मेरी बात तो सुनिए नीरज जी। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे में इतना आसान होता तो उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है जो पिछले 6 महीने से नहीं हो पा रहा है, अभी 12 फरवरी की भी एक डेट आई थी कि 12 फरवरी को हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाया। तो सीटों का बंटवारा जब भी एनडीए करेगी उनके सामने भी मुश्किल आएगी, ये सत्य है, इससे नकार भारतीय जनता पार्टी इस सत्य को नकार नहीं सकती है। फखरुल हसन, आपने यही बात पिछले शो में भी हमारे कही थी जिस दिन आरएलडी जाने की बात हुई थी कि श्रीकांत शर्मा लड़ेंगे मथुरा के टिकट पे, इसलिए उस पर झंझट है आरएलडी के साथ। मैंने उस दिन में कहा था, आज भी कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट जिस दिन आरएलडी का आ जाए, ओम प्रकाश राजभर का आ जाए या किसी निषाद का आ जाए, मैं उसी दिन अड्डा करूंगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग के झंझट। तो भाई नीरज जी, बोले तो कोई तो भाजपा की हम इस पे प्रत्याशी उतार रहे हैं। अरे भाई कोई बोले तो नहीं आया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो बोले तो कोई, मैं अपने मन से डिबेट करूं क्या? आज की डिबेट आपके अखिलेश यादव जी के बयान पे कर रहा हूं। नीरज जी आप बोले तो सीटों के बंटवारे की बातचीत होगी कि हम भाजपा का प्रत्याशी उतारेंगे, तब तो वहां पे बयान आएगा ना। हम तो कहते ना भाजपा अपनी लिस्ट जारी तो करके देखे, पहली लिस्ट जारी कर दे। सुनो ना, मैं तो आज की डिबेट क्यों मैं ट्रिगर हो रही है, आप तो न्यूज में समझ रहे हो, इतने देर से प्रवक्ता हो। अखिलेश जी ने अगर वो बयान नहीं दिया होता तो ये ट्रिगर नहीं करते हम शायद। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आरएलडी का एक बयान आ जाए, ओम प्रकाश राजभर ने अपने मुंह से कहा था कि 22 जनवरी तक मैं मंत्री बन जाऊंगा, बने क्या? छोड़ दें, एक दिन बयान दे दें कि भाजपा मुझे नहीं बना रही, मैं पार्टी से निकल जाऊंगा, मैं अभी तुरंत डिबेट करूंगा इस पे। सवाल इसी बात का है, बोले तो अरे फिर वही बात, किससे नहीं पूछा जा रहा है, कोई आदमी बोल के दिखाए। डिस्प्यूट भी तो मैं करूंगा। अब आप पत्रकारिता मुझे सिखाएंगे कि इस पे क्यों नहीं करते, उस पे क्यों नहीं करते। अरे खबर के लिए एक सेंस होना चाहिए। ताला लगा हुआ और आप सवाल नहीं पूछेंगे उनसे। किससे पूछूं? पहले बोल रहे थे कि यहाँ से लड़ना है, अब क्या हो गया? किससे डर गए? क्या हुआ? भाई बोले तो देखने वालों का क्या? चलिए, समय समाप्त हो रहा है। बेसिक चीज देखिए, आप लोग समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से कोई आवाज आएगी और आवाज अड्डा में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये भूल जाइए आप। ये कोई और चैनल होगा जहां ये सब चलता होगा। एक बयान जिस दिन आ गया उसी दिन हम डिबेट करेंगे। लेकिन कोई बोले तो, मैं तो ये कह रहा हूं बार बार, अखिलेश जी नहीं बोलते तो आज भी शायद हमको दूसरा टॉपिक ढूंढना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।